सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपको ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको भाग 1 में शैवालों का अध्ययन करवाया था, ठीक है। तो अब मैं आपको आज ब्रायोफाइटा पढ़ाने वाली हूँ, तो हमारे बने रहिए अंत तक हमारे साथ, ठीक है बच्चों। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले वीडियो ये बोलना चाहूँगी कि यदि आपको किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी वैकेंसीज की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड भी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्रायोफाइटा की ओर। ब्रायोफाइटा क्या है समझते हैं उसे। ब्रायोफाइटा में या ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवर वर्ट आते हैं। आप देख सकते हैं मॉस तथा लीवर वर्ट का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये है लीवर वर्ट का, जहाँ पर ये है मादा और ये है जो है नरजनांग का डायग्राम, ठीक है। और ये है आपका मॉस का डायग्राम, ठीक है। अब हम इनका सबसे पहले आवास स्थान देखेंगे कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो पहाड़ियों में जहाँ पर नमी रहती है वो वहाँ पर जो है पाए जाते हैं। और यदि हम पहाड़ों के अलावा देखें तो ये छाया जहाँ पर छांव रहती है तो वहाँ पर भी ये हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। जल स्थल चर मतलब उभयचर, जिन्हें हम जल के साथ साथ थल में भी देख सकते हैं, मतलब कि जल में भी पाए जाएंगे और थल में भी पाए जाएंगे। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। जल स्थल चर मतलब वही होता है उभयचर, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये भूमि पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भूमि पर भी पाए जाते हैं, पहाड़ों के अलावा जल के अलावा ये भूमि पर भी पाए जाते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें जो जनन होता है, लैंगिक जनन, उसके लिए ये किस में निर्भर होते हैं, तो उसके लिए ये जल पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को लैंगिक जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन करने के लिए ये जल की आवश्यकता होती है, जल पर निर्भर करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से आगे। ये प्रायः नम, सीलन तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बता चुका है। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये अनुक्रमण की जो क्रिया होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना, ठीक है। इनकी जो पादप काय होती है वो शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है, ठीक है। तो इसकी जो पादप काय होती है वो शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है, या थैलस की तरह होता है और सीधा होता है। तो ये किसके समान होता है, थैलस की तरह होता है और बिल्कुल सीधा होता है। और एक कोशिकी तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सब स्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। तो ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ के द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्ती नहीं होती। तो ब्रायोफाइटा की हम संरचना देखें तो इनमें जड़, तना, पत्ती तीनों नहीं होती, लेकिन मूल सम, पत्ती सम अथवा तनासम संरचना होती है। तो ये क्या बोल रहा है कि इनमें जो जड़, तना, पत्ती ये तीनों में विभेदित नहीं होता, लेकिन इनकी जो संरचना है वो जड़, तना तथा पत्ती को दर्शाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मूलाभ है, ये जो आप जड़ टाइप कुछ देख पा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये लेकिन जड़ नहीं है, लेकिन ये जड़ की तरह कार्य करेगी, ठीक है। ये पत्ती के समान जो आपको दिख रहा है तो ये पत्ती की तरह कार्य करती है, और ठीक है, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे होंगे आप देख सकते हैं संरचना। तो ये क्या कह रहा है कि इनमें वास्तविक में, रियल में मूल, तना अथवा पत्ती नहीं होती है। इसमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तनासम संरचना होती है, मतलब उनके समान जो है संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। तो ब्रायोफाइट की जो मुख्य काय जो होती है, मुख्य जो पार्ट होता है वो अगुणित होता है, मतलब कि सिंगल एंड जिसे कहेंगे हम, ठीक है। क्या होता है, वो अगुणित होता है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। इन्हें युग्मकोद्भिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक को उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होता है। तो ब्रायोफाइट में जो लैंगिक अंग होता है वो कैसा होता है, तो वह बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। नर का जो लैंगिक अंग है उसे हम पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिका
उमंग उत्पन्न करते, मतलब कि 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे, ठीक है इनमें। तो 2 फ्लैजिला युक्त तो ये क्या है, पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। तो मादा का जो जनन अंग है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं, या फ्लास्क के आकार का होता है। तो जो मादा जनन अंग जो होता है वो फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये जनन करती है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। हम पुमंग को क्या करेंगे, जल में जो है छोड़ देंगे, ठीक है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं, ये स्त्रीधानी के संपर्क में आएंगे और अंडे से संगलित होंगे, ठीक है। अंडे से क्या होंगे, संपर्क बनाएंगे, संगलित होंगे, ठीक है, जिसके कारण युग्मनज बनता है और इस प्रकार इनका जो है लैंगिक जनन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। युग्मनज में तुरंत मतलब कि कुछ भी विभाजन जो है, न्यूनीकरण जो विभाजन है वो तुरंत नहीं होता है, ठीक है। और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाते हैं। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं होते, स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं होते हैं, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा हो रहता है। बताओ, बल्कि यह मुक्तजीवी नहीं है लेकिन प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण जो है ये प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं हैं जिनमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। तो इसमें जो अगुणित बीजाणु है वो अंकुरित होते हैं और उसके बाद फिर युग्मकोद्भिद में ये विकसित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है। हम महत्व देखें तो इनका बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस जो है वो शाकाहारी स्तनधारियों, ठीक है, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। हम ब्रायोफाइट का देखें तो वैसे ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन ये कुछ शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज या जाति कहें वो पीठ प्रदान करती हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज जो कि पीठ प्रदान करती हैं, जिसके उपयोग से हम ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। तो मॉस की कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है, या फिर मॉस जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है, पैकिंग में भी काम आते हैं तथा सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये इसका कारण क्या है कि ये जो पानी है उसको बहुत मतलब रोक सकने की इनमें बहुत क्षमता होती है, ठीक है, बहुत अधिक क्षमता होती है। लाइकेन समेत, लाइकेन आपने पढ़ा है, मैंने आपको समझाया है फर्स्ट भाग में, ठीक है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। तो लाइकेन भी क्या है, चट्टानों पर उगने वाला शैवाल है। तो लाइकेन समेत मॉस क्या है, चट्टानों पर उगते हैं, सजीव हैं, ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से किसका, लाइकेन और मॉस का बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। तो इनने क्या किया, चट्टानों को अपघटित किया और जो उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं उन्हें उगने के लिए उस चट्टान को, उस जगह को पौधों के अनुरूप किया है, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, ठीक है। मॉस क्या है, एक सघन परत बना देते हैं, इसीलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। इसलिए नहीं पहुंचा पाती क्योंकि मॉस जो है बहुत मोटी लेयर जो है बना देते हैं, ऐसी सघन लेयर बना देते हैं, ठीक है, परत बना देते हैं, जिस कारण वर्षा होती है और उसकी जो बौछारें रहते हैं वो मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। तो आपको यदि पूछे कि मृदा अपक्षरण को कौन सा ब्रायोफाइट रोकता है या फिर शैवाल रोकता है, तो उसमें लाइकेन और आप मॉस को लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए लीवरवर्ट के बारे में समझते हैं। लीवरवर्ट प्रायः नमी, जहाँ पे नमी होती है, छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, ठीक है, छायादार स्थान जैसे किसे कह सकते हैं हम,
नदी हो गए, उसके किनारे हो गए, ठीक है। नदी के किनारे दलदले स्थानों पर गीली मिट्टी, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वहाँ की जो मिट्टी गीली हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ गीली मिट्टी पर, पेड़ों की छालों पर, आपने कई बार देखा होगा पेड़ों की छालों पर कुछ लेयर टाइप की आपको जो दिखती है, वो लीवरवर्ट हम कह सकते हैं उसे, ठीक है। लीवरवर्ट की पादपकाएं थैलासाब या मार्केंसिया होती हैं। तो इनकी जो पादपकाएं हैं वो क्या होती है, मार्केंसिया होती हैं या फिर थैलासाब होती हैं। थैलस पृष्ठाधार होते हैं। थैलस कैसे होते हैं, पृष्ठ के आधार, मतलब पृष्ठाधार होते हैं। तथा अधा स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनके जो स्तर अधा स्तर रहते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती। मैंने आपको डायग्राम समझाया था जिसमें इसकी जो पत्ती के सदस्यों में छोटी छोटी पत्तियों की समान जो है संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों से होती हैं। जो तने की तरह की रचनों पर दो कतारों में होती हैं, ठीक है, दो कतारों में होती हैं। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट रचना जेमा द्वारा होता है। तो लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन होता है, जो कि थैलस का क्या होता है, इसमें विखंडन होगा पहले तो, ठीक है, या फिर उसमें विशिष्ट संरचना जैसे जेमा द्वारा जो है इसमें अलैंगिक जनन होगा। किसमें, लीवरवर्ट में। जेमी हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। तो जेमी क्या है, हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थिर होती है। किस में स्थिर होती है, छोटे छोटे पात्रों जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेमा कप कहते हैं, में स्थिर रहते हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं। ये अपने जो जिससे ये बनती है पैतृक पादप, उनसे क्या होती है, बाद में अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। तो इस प्रकार एक नए पौधे का जो है निर्माण हो जाएगा। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक जनन होता है जो उसके दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बन जाते हैं, या तो उसी थैलस पर बनेंगे या फिर दूसरे थैलस पर बनते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल या मार्गेंसिया कह सकते हैं होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। मियोसिस की जो क्रिया होती है उसके बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और उसके बाद क्या होता है, स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। तो इस प्रकार जो है युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे मॉस, ठीक है। लीवरवर्ट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है, ठीक है। तो जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था क्या होती है, युग्मकोद्भिद होती है मॉस में, ठीक है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। युग्मकोद्भिद की कैसी अवस्था होती है, दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था या प्रथम तंतु है, ठीक है। तो पहली अवस्था क्या है, प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। तो तंतु किससे बनता है, स्पोर से बनता है। यह विसर्पी, यह क्या होता है, विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः कैसा होता है, तंतुमयी होता है। तंतुमयी मतलब कि ऐसे इस टाइप धागेनुमा संरचना कह सकते हैं ना, तंतुमयी होती है। इसकी दूसरी अवस्था, ये तो हो गई क्या पहली अवस्था। अब हम दूसरी अवस्था को समझेंगे। तो दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है। आपने पत्तियों को तो देखा ही होगा, नॉर्मली सी बात है ये तो, कि इसकी जो अवस्था है वो पत्ती की तरह की होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये प्रथम तंतु से ही उत्पन्न होती है, किस रूप में उत्पन्न होती है, पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा, ठीक है, इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है। इसमें एक सीधा और एक पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। तो किस रूप में लगी रहती हैं, तो सर्पिल के रूप में लगी रहती हैं। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां जो है लगी रहती हैं, ठीक है। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। तो ये किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो ये बहुकोशिक तथा
शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होता है। इस अवस्था के दौरान जो है या इस अवस्था में लैंगिक अंग जो है विकसित होता है। ठीक है। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। तो मॉस में जो कायिक जनन है वो द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा तथा मुकुलन द्वारा होता है। तो विखंडन तथा मुकुलन दोनों के द्वारा होता है। आपको यदि मुकुलन नहीं पता तो हमने इससे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे समझाया है मुकुलन, आप उसे समझ सकते हैं या फिर मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। तो मुकुलन क्या होगा, जैसे कि हाइड्रा में आपने देखा होगा मुकुलन होता है एक शरीर से जो है यहीं से साइड से दूसरा भाग निकल जाए, ठीक है, और फिर वो जो दूसरा भाग है वो निकल कर एक नया जीव या पौधा बना ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। ठीक है बच्चों। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्थिरधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थिर होते हैं। तो लैंगिक जनन में जो लैंगिक अंग है पुंधानी तथा स्त्रीधानी वो पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थिर होते हैं। मतलब चोटी बोले तो ऊपर पर जो है ये स्थिर होते हैं, चोटी पर स्थिर होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल्स में विभेदित रहता है। ठीक है बच्चों। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। तो मॉस में जो स्पोरोफाइट है वो लीवरवर्ट की तुलना में अधिक विकसित होता है। इसमें लीवरवर्ट में थोड़ा कम विकसित होता है, लीवरवर्ट की तुलना में मॉस में जो है अधिक विकसित होता है। कैप्सूल्स में स्पोर होते हैं, इसमें काय में स्पोर्स होते हैं, कैप्सूल्स में स्पोर्स होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मियोसिस की क्रिया के बाद जो है इसमें स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। तो मॉस में जो स्पोर विकिरण की जो प्रणाली है वो बहुत विस्तृत होती है, बहुत बड़ी होती है। इसके सामान्य सदस्य यदि हम देखें, इसके सदस्य देखें तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम है। तो आपको ये सदस्य याद रखना है। आप यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो एनसीईआरटी में आपको ये जो डायग्राम्स दिए होते हैं, ये जो सदस्य के नाम दिए रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको जो है अच्छे से याद करना है। तो बच्चों आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं जाने से पहले कहना चाहूँगी बच्चों कि आपको यदि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं। आपको वहाँ पे हम वैकेंसी से रिलेटेड भी आपको जो है जानकारी देते हैं। ठीक है, प्लस आपका हम ये वाला PDF भी देने वाले हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड।